राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। मध्य प्रदेश की प्राचीन नगरी उज्जैन में हुए विक्रमादित्य बृहत्तर भारत विचार समागम में सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित विभिन्न विषयों पर मंथन किया गया। इस 3 दिवसीय विचार समागम में देश भर से आए विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार रखे। पिछले अंक में हमने कुछ वक्ताओं के विचार सुने। प्रस्तुत है इस 3 दिवसीय समागम पर विभिन्न वक्ताओं के विचार। विक्रम संवत है और जो हम जनवरी फरवरी मार्च पढ़ते हैं, एक्चुअली हमारे युवाओं को इसको पढ़ाया ही नहीं गया है। हमारे युवाओं को किसी की मतलब केवल जो चीज़ें हैं ये इतिहास, मतलब अलग अलग विषयों को लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया है। यदि हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के विद्यार्थी ही पढ़ते हैं। इतिहास को हमने कभी दूसरे जो विषय के विद्यार्थी हैं उनमें ले जाने की कोशिश शायद नहीं किया, जिसके कारण हमारे दूसरे जो युवा हैं वो शायद इस बहुत सारे दिग्भ्रमित हैं। और अभी सम्राट विक्रमादित्य के बारे में इतनी चर्चा हुई है, भाई साहब ने और दुबे साहब ने इतनी चर्चा की, मैं बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन मैं कुछ चीज़ें खाली भाई साहब से शेयर करना चाहूँगा। इनके 9 रत्न रहे और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहा विक्रमादित्य का, सम्राट विक्रमादित्य का, जिसमें उनकी पकड़ ना रही हो। चाहे न्याय के क्षेत्र रहा हो, चाहे साइंस का रहा हो, चाहे सैन्य विज्ञान रहा हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा। लेकिन आज भी भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में जैसे उनकी सैन्य जो क्षमता थी, उनका जो ये स्ट्रेटेजी थी, वो आज कहाँ हम पढ़ा रहे हैं। उनके जो नवरत्नों का जो विशेषज्ञता थी, आज हमारे किसी भी सिलेबस में, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो चाहे उच्च शिक्षा हो, कहीं भी नहीं मिल रहा है। विक्रम संवत हमारी माता जी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो लोग भी चैत मास और ये सब जानती थी। आज भी गांव के जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोग, सही बात आपने कहा, 1960 के बाद जिन लोगों ने पढ़ा है वो जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन आज भी बुजुर्ग जो है वो पूरी तरीके से, और उसमें आप देखिए प्रकृति का कितना बड़ा, उसमें हम जनवरी से कुछ नहीं समझ सकते, फरवरी से कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन जेठ मास आषाढ़ माघ, ये पूरा जो है वो साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिकता के आधार पर ये बनाया गया। इसलिए जरूरी है कि हम विक्रम संवत उस सम्राट को हम नमन करते हैं, जिन्होंने कितने सालों पहले जब इस बात को रखा, और आज हमें आवश्यकता है इसको हम लोग आगे जाए। खेराड़ जो है मेवाड़ का पूर्वी भाग खेराड़ कहलाता है, और नवकोटी मारवाड़ को कहते हैं। भोमठ चित्तौड़ का पर्वतीय प्रदेश है। ऊपरमाल बिजोलिया का क्षेत्र कहा गया है, और आंतरी जो है वो बेगू का भाग कहलाता है। हाड़ौती कोटा बूंदी का क्षेत्र है। इसी प्रकार दशपुर से लगा हुआ जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ जिले का, पहले प्रतापगढ़ जिला स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं था, वो चित्तौड़ जिले का एक भाग था, लेकिन अब प्रतापगढ़ के अंदर प्रतापगढ़ और अरनोद 2 तहसीलों का जो भाग है यह कांठल कहलाता है। राजस्थान के जो प्रख्यात इतिहासकार है गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा, उनका मत है कि कंठ या कंठिका शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई होगी। इस क्षेत्र में मालवा के और राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसकी खोज जो है हमारे गुरु स्वर्गीय विष्णुशंकर वाकणकर जी के जो योग्य शिष्य थे जगदीश चंद्र जी जोशी, प्रांग मौर्य मालवा नामक विषय पे उनका शोध कार्य था। अब जो स्तंभ है उसके कई टुकड़े वहाँ आसपास है,
उन टुकड़ों के आधार पर दो लोगों ने उसकी पुनर्रचना की है। एक तो वाकणकर जी का जो बनाया हुआ स्केच है, उसमें ये बताया गया है कि वहाँ दो जगह शिलालेख है, एक मुख्य स्तंभ पे शिलालेख है और एक पत्थर एक अलग है, उसके ऊपर शिलालेख है। अभी भी हम जैसा देखते हैं कि कई जगह शिलालेख होता है और एक पार्टी जब रूलिंग से हट जाती है तो दूसरी पार्टी के लोग उसको गोद देते हैं, छेद देते हैं या तोड़ देते हैं। ऐसा इस 1500 साल पुराने शिलालेख के साथ भी हुआ है। इसका जो मुख्य भाग है वो दो भागों में लिखा गया है और दोनों भाग को सप्रयास नष्ट किया गया है। ये विक्रम शब्द का उल्लेख इस स्तंभ के ऊपर है, ऐसा हमको बाद में जाकर के इससे स्वर्गीय जगन्नाथ जी दुबे साहब जो हमारे गुरु भाई थे और अभी जो सत्र में पधारे थे भगवती लाल जी राजपुरोहित साहब, इन दोनों ने वाचन करके बताया है। इस स्थान के पास में ही शवना नाम का गांव है और शवना से शिवना नाम की नदी निकली है और उस गांव के अंदर एक मंदिर का नाम 24 खंबा है और दूसरे मंदिर का नाम महाकाल है। जब 1985 में मैंने वहाँ का उस नदी का ग्राम पैदल सर्वेक्षण किया था तब ये भाव बना था कि हो सकता है कि कभी इसमें विक्रमादित्य निकल जाएगा। और बाद में जगन्नाथ जी दुबे साहब के वाचन से और अन्य वाचनों से ये ज्ञात हुआ है। मैंने सबसे बड़ी भारी बात ये की कि जो सर ने जो चित्र बनाए थे वो कलेक्टर को वहाँ दे गए थे। बरसों बाद, कम से कम 1978 के बाद मैंने वो डॉक्यूमेंट खोज करके, और सर ने क्या पढ़ा है वो सारा इसके ऊपर लिखा हुआ है। महाकवि कबीर उस रास्ते पे गए थे और उन्होंने एक पद उस पे लिखा है, वागड़ देश लुवन का घर है, जहाँ जिमीदाई दाझन का डर है, सब जग देखो कोई न धीरा, पर धूरी श्री कहत अबीरा, न तहाँ सरवर न तहाँ पानी, न तहाँ सदगुरु साधु वाणी। ये एक पूरा उनका लंबा पद है और उसमें अंतिम में कहा है कि देश मालवा गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर, कहे कबीर घर ही मन माना, गूंगे का गुड़ जो गूंगे जाना। यानी कबीर ने जब यात्रा की थी तब वागड़ देश बसा नहीं था। अंतिम सीमा जो थी वो कांठल की सीमा थी और कांठल के अंदर सर्वाधिक प्राचीन स्थान अवलेश्वर का स्तंभ है, जहाँ 2200 वर्ष पुरानी लिपि के अंदर वक्तव्य लिखा हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि इतिहासकार बहुत बार जब हम ऐसे मंचों पर जिक्र करते हैं तो वो उसमें विक्रमादित्य का नाम कहाँ लिखा हुआ है। भाई सबको अपने अपने खोजने पे मिलेगा और ये स्थान बताया है। जो शिलालेख हमारी समझ में आ गए हैं वो सब हमने इसके अंदर देखे हैं और भी शोध छात्र और भी शोधार्थी इसके अंदर कार्य करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। और विक्रमादित्य की कीर्ति इस स्थान से मालवा से आगे वागड़ और वागड़ से आगे दक्षिण भारत तक की उनकी जो यशोगाथा मिलती है उससे इसका विस्तार होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इतिहास अनुशीलन का अगर कोई महत्वपूर्ण साधन है तो मुद्राएं हैं। मुद्राओं के माध्यम से हम विक्रमादित्यकालीन अगर मुद्राओं को देखते हैं तो हमें राजनीतिक उतार चढ़ाव, पास के राज्यों से इस राज्य के संबंध, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की धार्मिक स्थिति, कहने का मतलब यह है कि विक्रमादित्य के समय का जो काल था उसका पूरा आईना होती है मुद्राएं, सिक्के। मुद्राएं दिखने में बहुत छोटी है, उन पर चिन्ह होते हैं। वो जो चिन्ह हैं वो जो लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, अज हैं, वो लोग भी उन चिन्हों के माध्यम से उन संदेशों को समझ सकते हैं। इसलिए कोई भी मुद्रा अगर हमारे पास में प्राचीन मुद्रा होती है तो जितनी छोटी है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम वो करती है। हम विक्रमादित्य ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की काल की मुद्राओं का अध्ययन करते हैं तो धातुओं, वजन, मुद्रा की बनावट और उत्खनन में जो मुद्राएं प्राप्त हुई है उससे उसका काल निर्धारण होता। अवंतिका क्षेत्र से प्राप्त मुद्राओं पर एक विशिष्ट चिन्ह होता है, 4 गोले आपस में मिले हुए। ये गोले, इन्हें सारे देश और विदेश के विद्वान उज्जैनी चिन्ह के रूप में मानते हैं। इसका आशय, इसमें कई विद्वानों ने कई प्रकार के इससे संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं।
प्रमुख रूप से अपन ये कह सकते हैं कि सारा उज्जैन जो है पूरे विश्व में या पूरे देश में व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। और इस तरह से ऐसी दो आड़ी रेखाएं और चारों तरफ गोले, उससे उस चिन्ह को उज्जैनी चिन्ह कहते हैं। उज्जैन की जितना मुद्रा हैं वो अगर उज्जैन की मुद्रा है तो निश्चित उसके ऊपर ये चिन्ह होगा, स्वतंत्र रूप में होगा, अलंकृत रूप में होगा। ये जो उज्जैनी चिन्ह है इसे भी कई प्रकार से सजाया गया है। उस समय के जो शिल्पी थे उन्होंने अपनी शिल्प का कौशल उज्जैन की मुद्राओं पर भी बहुत ही अच्छी प्रकार से किया है। कहीं वो स्वस्तिक से अलंकृत है तो कहीं वो कई प्रकार की चिन्ह जो धार्मिक चिन्हों से अलंकृत है, कई चंद्र से, कई अर्धचंद्र से, इस तरह से अलंकृत किया गया है। जब एक ऐसा राजा जिसके बारे में भारत में ही नहीं सारे विश्व में हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं, उसकी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, उसके अश्वमेघ के प्रमाण मिलते हैं, तो उस राजा के काल में मुद्राओं पर क्या क्या किस तरह के प्रयोग हुए होंगे। हमारे यहाँ पर जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन के इतने अच्छे संदेश देने वाले सिक्के महाराजा विक्रमादित्य के काल के हैं, जिनको आज भी देख करके बड़े बड़े वैज्ञानिक चकित हो जाते हैं कि 2100 साल पहले यहाँ के राजा विक्रमादित्य ने अगर वाटर पुनर्भरण, जल पुनर्भरण का काम किया, जल संरक्षण का काम किया है, तो उसने पर्यावरण की सुरक्षा का भी काम किया है। उज्जैन की करघनी की तरह बहती हुई शिप्रा सिक्कों पर ऐसी अंकित की गई है और उस शिप्रा को प्रवाहित दिखाया गया है और उसको प्रवाह को बनाने वाले बड़े बड़े 2 तालाब उस सिक्के के ऊपर बनाए गए हैं और उन तालाब के साथ ही वृक्ष भी बनाए गए हैं। इस संबंध को में ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया गया कि जब कोई विद्वान ये घोषित कर देता है कि महाराजा विक्रमादित्य का कोई सिक्का नहीं है, तो जो हमारे ज्ञान के रास्ते हैं उसके ऊपर ताला लग जाता है। हमारे शोधार्थी और इतिहासकार उस ओर विचार करना छोड़ देते हैं और वहीं से एक पतन की बात शुरू हो जाती है। इस जो हमारी विरासत है उससे दूर जाने की बात चालू हो जाती है और कतिपय विद्वानों ने इसी प्रकार की कुटिलता महाराजा विक्रमादित्य के साथ भी करी है। मित्रों, कभी भी इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि इस जगह जाने के लिए एक रास्ता नहीं है, एक की बजाय दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। हमारे विद्वानों ने हमारे साथ, हमारे शोधार्थियों के साथ, हमारे देश के विद्वानों के साथ, हमारे देश की संस्कृति के साथ सबसे बड़ा पाप तो यह करा कि उन्हें लिख दिया कि विक्रमादित्य के कोई सिक्के नहीं पाए जाते क्योंकि विक्रमादित्य कोई राजा ही नहीं था। अरे जो जन जन में व्याप्त है, जिसकी देश में ही नहीं सारे विदेश में जगह जगह चर्चा है, अरे कहीं तिल तो होगा जिसके पीछे इतना बड़ा ताड़ बना है, कहीं एक छोटा सा अग्नि का कण तो होगा जो इतना बड़ा धुआं निकला है। तो इस बीच में मैं ये लाना चाहता हूँ, जब देश को आज़ादी मिली तो हमें हमारा जो सम्मत था वो विक्रम सम्मत को मान्यता न देते हुए वो दुष्ट शख्स जिनने इस भारत को गुलाम बना के रखा, जिसने इस भारत पर अत्याचार करा, जिनने कई तरह से इस देश को लूटा खसूटा, लोगों के खून करे, हत्याएं करी, रक्त पिया, उन रक्त पिपासुओं का शख्स सम्मत आज देश का शख्स सम्मत, हमारा राष्ट्रीय सम्मत घोषित है। यह कलंक अगर हम मिटाएंगे तब हमारा देश आजाद कहलाएगा। और मैं एक बात, इस देश के आज़ादी की लड़ाई तो हमारे महाराजा विक्रमादित्य ने लड़ी थी, शकों को यहाँ से भगाया था। और एक घटना और उज्जैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई थी कि उज्जैन के सिक्कों पर डेट डालने की परंपरा सबसे पहले उज्जैन से ही प्रारंभ हुई है सारे विश्व में। एडविन टी एटकिंसन का जो हिमालयन गजेटियर है, जब मैंने उसका अध्ययन किया उसमें मुझे बहुत आश्चर्य की बात रही कि जिसने व्यक्ति ने गढ़वाल हिमालय को बहुत सूक्ष्मता से देखा है, उसने अपने हिमालयन गजेटियर में उसने विक्रमादित्य का भी वर्णन किया है। वो ये कहते हैं कि कोई कन्नड़ का कोई प्राचीन ग्रंथ है जैन राजा बलि, इसमें उज्जैनी के बारे में वो बताते हैं कि उज्जैनी में विक्रमादित्य का जन्म हुआ और उसने खगोल शास्त्र के अपने ज्ञान के आधार पर एक पंचांग बनवाया तथा वर्धमान की मृत्यु के 605वें वर्ष से अपना संवत्सर चलाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एटकिंसन भी इस बात को एडमायर कर रहा है कि प्रथम शती ईसा पूर्व में जो है विक्रमादित्य हुए। उन्होंने इस बात को विक्रमादित्य की जो से संबंधित जो बात की है, उनके समय से संबंधित जो बात की है, मैं इनका नाम पूरा बताता हूँ। रामचंद्र विठल लाड नाम है इन्हें, और जिनको डॉक्टर भाऊ दाजी के नाम से जिन्हें जानना चाहता है, वो ये कहते हैं कि जैन श्वेतांबर महावीर स्वामी को विक्रमादित्य से 470 वर्ष
पूर्व हुआ मानते हैं। अतः इसी आधार पर यदि गणना करें तो 527 ईसा पूर्व में से अगर हम 470 अगर वर्ष घटाते हैं तो 57 ईसा पूर्व अपना पाता है। अतः जो एटकिंसन जो बात कह रहा है कि जैन राजाबली ग्रंथ तथा भावदाजी के दावे के अनुसार एटकिंसन भी उज्जैनी में शासन करने वाले विक्रमादित्य को विक्रम संवत का प्रवर्तक सिद्ध करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हमारी परंपराओं में क्या होता है कि क्योंकि ये जो उन्होंने संवत चलाया ये खगोल शास्त्र के आधार पे था, ये इसमें बहुत बड़ा फिजिक्स रहा होगा, खगोल से रिलेटेड खूब सारी जानकारियाँ लोगों को मिले, ज्योतिष से रिलेटेड चीज़ें लोगों को मिले, तो इसके लिए ये इतना महत्वपूर्ण संवत था। तो इसकी अगर कोई ऐसे समय पर इसकी शुरुआत करना विक्रमादित्य ने जरूरी समझा। उनको ये लगा कि मैंने शकों को जीत लिया और बहुत बड़ा मैंने काम किया है, तो इस अवसर पर उन्होंने जो है विक्रमादित्य ने अपने संवत की शुरुआत की है। जो किंवदंतियाँ विक्रमादित्य के रूप में फैली हुई है, बेताल 25वीं है, सिंहासन 32वीं है, और ये कि वो कैसे इतने फेमस हो गए ये किसी को पता नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो है ये बताते हैं कि वो वन में गए थे, उन्होंने तपस्या की, उसके पहले राजा भर्तरी थे और कालिदास हुए उनके समय में ही, व्याडी उनके समय में हुए, वररुचि उनके समय में हुए, वराहमिहिर उनके समय हुए। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि उज्जैन काल गणना का केंद्र था, ऑब्जर्वेटरी हमारे यहाँ है, और जहाँ पर महाकाल उपस्थित है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसके कारण से जो है काल गणना का ये स्थान था। और वराहमिहिर जो है एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े विद्वान थे उस समय के, उन्होंने प्लैनेट्स का जो है अध्ययन किया, वो सबसे बड़ा था। और इसके कारण से जो है विक्रम संवत विक्रमादित्य के नाम से शुरू हुआ। उसके पीछे काल गणना का केंद्र और एस्ट्रोनॉमी का सेंटर होना था। इसके अलावा जो है उन्होंने अभी हम सिर्फ फोटॉन तक जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस तक सीमित है। ये फिजिकल डेवलपमेंट फोटॉन जो है प्रकाश का जो सूक्ष्मतम कण है उसके कारण से इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है। फोनॉन और फोटॉन दो ऊर्जाएं हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों मिलती नहीं है लेकिन दोनों इम्पोर्टेंट है। और ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं फोटॉन का है, और दूसरा जो डेवलपमेंट है वो फोनॉन का जो कि इनविजिबल है, और महाराजा विक्रमादित्य ने उसी की सिद्धि की थी। और इस किताब में जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उल्लेख किया उसका जो मुद्रा है उसने भी जो है वेदों के ऊपर उपलब्धियां हासिल की थी। उदयगिरी में पूरा शिव पुराण उतरा हुआ है, वहाँ पर उदयगिरी में जो क्वेव्स है उसमें शिव पुराण उतरा हुआ है। और जो हेलियोडोरस कॉलम है बेसनगर में उसके ऊपर पूरी सृष्टि का रहस्य हेलियोडोरस ने उतार रखा है, जो यहाँ सर वो जेरूसलम ले गया। ये महाकाल जो है वो भी उसकी स्थापना भी जो है विक्रमादित्य के काल से है। और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये सबसे पहले जो सृष्टि के उद्भव हुआ, सृष्टि का जब विकास हुआ तो सबसे पहले जो है फोनॉन इंटरेक्शन से डार्क मैटर को जो उत्तेजित किया, और जो बिग बैंग हुआ उस बिग बैंग से जो ज्योति प्रकट हुई वो ज्योतिर्लिंग है, जिसको पूरे विश्व में जो है पूजा की जाती थी ज्योतिर्लिंग की। और बाद में क्योंकि उसको समझ में नहीं आया तो वो सिर्फ इंडिया तक सीमित रह गया। और ये जो महाकाल ये ग्रेट इवेंट को वो करता है, वह क्षण जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ वह महान क्षण महाकाल है। और ज्योतिर्लिंग वो ज्योति जो प्रकट हुई सबसे पहले, जिसमें से सब पैदा होते हैं और इसमें सब मर्ज हो जाते हैं, उसको ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। तो सारे जो फोटॉन इमॉर्टल इनविजिबल ध्वनि प्रकाश और ध्वनि के साथ में सृष्टि का उद्भव विकास हुआ। तो ध्वनि को जो है उन्होंने सिद्ध किया था विक्रमादित्य ने, और उसके कारण से क्योंकि वो इनविजिबल शास्त्र था और इनविजिबल शक्ति थी, इसके कारण से वो पूरे विश्व में जो है छा गए थे। सम्राट विक्रमादित्य का संवत प्रवर्तन व संवत फल विमर्श उनकी कीर्ति पताका को दिग दिगंत में प्रसारित करने के लिए अनन्य कारण है। कोई भी सम्राट अपनी अभूतपूर्व उपलब्धि को अपनी प्रजा के सुख से जोड़कर प्रजाजन व लोक जीवन में अविस्मरणीय हो जाता है।
सम्राट विक्रमादित्य ने भी शकों पर दिग्विजय कर राज्यारोहण के अवसर पर संवत प्रवर्तन, संवत फल को प्रजाहित में प्रसारित कर तदनुसार शासन प्रणाली का व्यवस्थापन किया। यह कार्य सुशासन और समृद्ध भारत व समर्थ भारत की पद्धति को गति देने वाला कार्य था। यह इतना लोकग्राह्य हुआ कि भारतीय परंपरा में तिथि काल के व्यावहारिक उल्लेख के प्रसंगों के साथ साथ विक्रम संवत का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से होने लगा। सम्राट विक्रमादित्य ने प्रजा हिते राज्यों हितम की कौटिल्य परंपरा का निर्वहन करते हुए अपनी सभा के अप्रतिम कालगणक दैवज्ञ आचार्य वराहमिहिर का सहयोग लिया। वराहमिहिर ने दैवज्ञ ने भी अपने सम्राट के मनोभिलषित अनुसार सर्वजन हिताय ज्योतिषी गणना से लोकमंगलकारी बृहस्पति ग्रह की गति संचार जनित फल के आधार पर प्रजा सौख्य की दृष्टि से कृषकों व व्यापारियों व्यावसायिकों के लिए उनके कार्य व्यापार के लिए बृहत संहिता नामक ग्रंथ में इस विषय की चर्चा की है। इन संवत्सरों का उल्लेख हमको जैसा कि पुराणों में मिलता है, प्रभवो विभवा शुक्ल प्रमोदोत प्रजापति इत्यादि करके 60 संवत्सर हैं। इसके बारे में आचार्य वराहमिहिर इनके वार्षिक फल का विमर्श कर रहे हैं। तो सम्राट विक्रमादित्य के सभारत्न आचार्य वराहमिहिर कृत बृहत संहिता के बृहस्पतिचरा अध्याय में पद्य क्रमांक 28 से 53 तक इस संवत्सरों के वार्षिक चक्र क्रम के फल का कथन मिलता है। आज भी ग्रामीण परंपरा में या फिर कहीं इस तरह से वार्षिक फल का कथन किया जाता है। तदनुसार ग्रामीण या फिर वो जो प्रजा है वो अपने वार्षिक कार्य योजना का निर्माण करते हैं, वो उस हिसाब से अपने कार्य को गति देते हैं। तो सम्राट विक्रमादित्य पहले इन वार्षिक फलों का विचार विमर्श इनसे करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा अभिमत व आचार्य वराहमिहिर द्वारा अनुमोदित इस संवत फल विमर्श के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रजा हित चिंतक सम्राट विक्रमादित्य ने निश्चित ही अपने सभासदों से मंत्रणा कर प्रजा सौख्य प्रबंधन किया। इसलिए सम्राट विक्रमादित्य के इस कार्य को संवत नामकरण, संवत प्रवर्तन के रूप में माना जाता है। हरि ओम पावकानः सरस्वती वाजे विर्वाजिनीवती जन्यं वस्तुधिया वशु अवंतिका पुरीशाय निशेषक्लेशनाशिने ज्योतिर्लिंग स्वरूपाय महाकालाय ते नमः, महाकालाय ते नमः। उज्जयिनी नरेशाय भूमंडलाधिपाय च प्रजापालन दक्षाय विक्रमार्काय ते नमः। व्यक्तित्वं विक्रमार्कस्य कर्तृत्वं च विशेषतः सुधीजन प्रमोदाय शोधपत्रेत वर्णते। इस शोधपत्र का जो विवेच्य विषय है वह सम्राट प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, विशेष करके पक्ष हमने कर्तृत्व पक्ष को लिया, जो एक नई संभवतः उद्भावना हो सकती है। भारतवर्षीय सनातन आर्ष परंपरा का डिंडिम घोष है कि ब्रह्मचर्य और तपस्या के द्वारा मूर्धाभिषिक्त राजा सर्वात्मना राष्ट्र की रक्षा करता है। भगवती श्रुति कहती है, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। राजा का दायित्व है राष्ट्र की रक्षा करे। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इक्षते। अथर्ववेद संहिता 11वें कांड के 5वें सूक्त का यह 17वां मंत्र। इसी प्रकार से सर्वविध प्रजापालन और राष्ट्र रक्षार्थ युद्ध करने में ही राजा की प्रशस्ति है। यह हमें ऋग संहिता के 9 मंडल के 10वें सूक्त के 3रे मंत्र में प्राप्त होता है। राजानो न प्रशस्ति भी सोमासो गोभिरंजते यज्ञो न सप्तधात्री भी। इसी तथ्य को जो वेदों में कहा गया, संहिताओं ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद में कहा गया, भगवान मनु ने उसको अपनी मनुस्मृति में कहा। यह इसलिए जानना जरूरी है, जो लोग मनुवाद के नाम पर प्रवाद फैलाते हैं कि मनुस्मृति कपोल कल्पना है, तो मनुस्मृति पूर्ण रूप से वेद वेदांग सम्मत है और उसमें जो कुछ कहा गया, अगर उसका प्रथम अध्याय और 12 अध्याय का अनुशीलन कर लिया जाए तो शायद संभवतः हमें पूरे सम्यक मनुस्मृति का ज्ञान हो जाएगा। मानुषी सृष्टि के आदि पुरुष भगवान मनु ने राजा के कर्तव्यों का निर्देश करते हुए कहा कि वेदोक्त विधि से उपनयन संस्कार प्राप्त क्षत्रिय राजा को शास्त्रानुसार इस संपूर्ण लोक चराचर जगत की न्यायपूर्वक सर्वतोभावेन रक्षा करनी चाहिए। महाराज विक्रमादित्य के
विरुद्ध के साथ में सम्राट पद का उपयोग है, वह सम्राट पद सम्यक राजते इति सम्राट समुपसर्ग पूर्वक राजदीप्तो धातु, जिसमें कि प्रत्यय करके यह सम्राट पद बना, जिसका अर्थ है सर्वोपरि प्रभु, विश्वराट, जो सारे समग्र विश्व पर, पहले स्तुति हमने जो की उसमें मंडलाधिपाय का पद का प्रयोग हमने अपने श्लोक में किया। विशेषता वह जो अन्य राजाओं पर शासन करता हो तथा जिसने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कार्य पूर्ण कर लिया हो, वह सम्राट पदवाच्य है। यह विक्रमादित्य के जो सभा रत्न हैं अमर सिंह, उन्होंने अपने अमर कोश में कहा, ये नेष्टम राजसूयेन मंडले से स्वरस्य च यह शास्त्र यश्चाज्ञया राज्ञा स सम्राट अथ राजकम। महाराज विक्रमादित्य के कर्तृत्व पर जब दृष्टिपात करते हैं तो उनके दो रूप हमें परिलक्षित होते हैं। एक है कवि रूप सम्राट विक्रमादित्य का, दूसरा कोशकार के रूप में। उज्जैनी के कोशकारों में व्याडी का बड़ा संरम्भ के साथ नाम लिया गया। एक ग्रंथ है जो पांडुलिपि के रूप में इस शरीर के पास सुरक्षित है लैपटॉप में, परिभाषा वृत्ति, चूँकि वो महावैयाकरण महापुरुष इसी उज्जैनी के थे व्याडी, और व्याडी का उत्पलनी नामक कोश ग्रंथ, सर्वत्र उसके संदर्भ भी मिलते हैं। भानुजी दीक्षित ने 3-4 जगह उसका संदर्भ दिया है। हमारे विवेच चरितनायक संवत प्रवर्तक सकार्य सम्राट विक्रमादित्य इसके अप्रतिम निदर्शन हैं। आप प्रजा एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में जितने निष्णात हैं उतने ही शास्त्र विद्या संरक्षण के प्रति सचेष्ट एवं दक्ष हैं। शस्त्र तथा शास्त्र के प्रति वैविध अगाध निष्ठा एवं समर्पण भाव होने से आप श्री के महामानव जीवन में मणिकांचन संयोग सुगठित हुआ है। ज्ञात संदर्भों के साहित्यिक साक्ष्य प्रामाण्य के रूप में ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी के आदि विक्रमादित्य, एक श्लोक विक्रमादित्य का लिम्पतियुतमोंगानी वर्षति वांजनम नभा असत्पुरुषेवेव दृष्टिर निष्फलतांगता, इस पद्य का विक्रमादित्य का पद्य 10 जगह उसके उदाहरण अलंकारिक ग्रंथों में आचार्यों ने दिया। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।